हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, आज हम मुग़ल काल का आरंभ जो हुआ था बाबर के द्वारा किया गया था और बाबर के विषय में ही बाबर के जीवन के संबंध में सभी जानकारी आज हम पढ़ेंगे। बाबर के जीवन की आरंभिक घटनाओं से लेकर सैन्य जीवन, उत्तर भारत पर चढ़ाई और विभिन्न प्रकार के जो युद्ध बाबर के द्वारा लड़े गए थे उसके विषय में आज हम विस्तार से आपको बताने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें। और अगर आपने अभी तक इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना कर पाएँ जो कि आपको इस चैनल के माध्यम से उपलब्ध कराई जाती हैं। तो ये वीडियो जो है सभी के लिए, आम जानकारी के लिए भी बहुत ज़रूरी है और साथ ही साथ अगर आप किसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस टॉपिक से जो है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में कोई ना कोई जो क्वेश्चन है ज़रूर पूछा जाता है, चाहे वो पानीपत का युद्ध हो गया, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध या घाघरा का युद्ध। इस तरह के क्वेश्चंस इनमें से कुछ ना कुछ ज़रूर पूछे जाते हैं जो कि बाबर के जीवन से ही संबंधित होते हैं। तो मैं इस सभी के विषय में आपको इसमें विस्तार से बताने वाला हूँ। और फ्रेंड्स, इसमें अभी जो है कोई MCQ क्वेश्चन नहीं होगा। जब MCQ क्वेश्चन की एक सीरीज आपको उपलब्ध कराई जाएगी, जब बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां इन सभी की जो है इस तरह की वीडियो कंप्लीट हो जाएगी, तो जब आपको सभी जानकारियाँ मिल जाएंगी उसके बाद एक कलेक्टिव वीडियो आपके लिए प्रोवाइड की जाएगी जिसमें सभी से रिलेटेड MCQ होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो आज का टॉपिक है मुग़ल काल का आरंभ और इसमें हम बाबर के विषय में पढ़ेंगे। तो शुरुआत में हम बाबर का प्रारंभिक जीवन जानते हैं। मुग़ल वंश का जो संस्थापक था वो बाबर था और बाबर एक सुन्नी मुसलमान था। बाबर ने मुग़ल वंश की स्थापना के साथ ही पद पातशाही की स्थापना की थी, जिसके तहत शासक को बादशाह कहा जाता था। बाबर ने जो है सन 1526 से लेके 1530 तक भारत पर शासन किया था। बाबर का जन्म फरवरी 1483 ईस्वी में हुआ था। 1483 ईस्वी में उनके पिता का नाम जो था वो उमर शेख मिर्ज़ा था। वह फरगना नामक छोटे से राज्य के शासक थे। बाबर जो है फरगना की गद्दी पर 8 जून 1494 ईस्वी में बैठा था, जब वह 12 वर्ष की आयु का था। और इस बात का फ़ायदा उठाकर उसके चाचाओं ने इस स्थिति का फ़ायदा उठाया और बाबर को गद्दी से हटा दिया। कई सालों तक उसने निर्वासन में जीवन बिताया और जिसके साथ कुछ किसान और संबंधी ही वहाँ पे उसके साथ उपलब्ध थे। सन 1496 में उसने उज्बेक शहर समरकंद जो था उस पर एक आक्रमण किया उसने और 7 महीने बाद उसे जीत लिया। इस बीच जब वह समरकंद पर आक्रमण कर रहा था तो उसके एक सैनिक सरगना जो कि उसी से संबंधित थे, उसने फरगना पर अपना आधिपत्य जमा लिया। जब बाबर को इस विषय में पता चला तो बाबर उस पर अधिकार करने के लिए फरगना की ओर जा रहा था, तो उसकी सेना ने समरकंद में उसका साथ छोड़ दिया, जिसके फलस्वरूप क्या हुआ कि समरकंद पर भी उसका अधिकार चला गया और फरगना भी उसके हाथ से जाता रहा। बाबर ने जो है भारत पर 5 बार आक्रमण किए थे। बाबर का भारत के विरुद्ध किया गया प्रथम अभियान जो है वो 1519 ईस्वी में यूसुफ जाई जाति के विरुद्ध था। इस अभियान में बाबर ने बाजौर और भेड़ा को अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया था। कौन कौन से क्षेत्र थे? बाजौर, और भेड़ा, ये 2 जगह थे जिसको अपने शासन में उसने ले लिया था। बाबर ने जो है अपने जीवन काल में 4 युद्ध लड़े थे, जिसके विषय में हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो उससे पहले हम बाबर के सैन्य जीवन के बारे में जानते हैं। सैन्य जीवन कैसा था? जैसा कि आपको अभी बताया गया कि 12 वर्ष की आयु में वो फरगना के राजगद्दी पर बैठा था। उसके बाद उसके चाचाओं ने उस स्थिति का फ़ायदा उठाकर उसको राजगद्दी से हटा दिया और फलस्वरूप वह समरकंद की ओर आक्रमण करने चला गया 1496 ईस्वी में और उसने उसे जीत भी लिया। लेकिन वापसी में जब वो वापस फरगना पर शासन करने के लिए आ रहा था तो उसके सैनिकों ने उसका साथ छोड़ दिया और फलस्वरूप उसे न फरगना मिल सका और न ही समरकंद मिल सका। तो उसने क्या किया, फिर फरगना से अपने चंद वफादार सैनिकों के साथ भागने के बाद अगले 3 सालों तक
उसने अपनी सेना बनाने पर ध्यान केंद्रित कर लिया। इस क्रम में उसने सबसे बड़ी मात्रा में ये जो है बदखशान प्रांत था उसके जो सैनिक थे वहाँ भर्ती किए उसमें, और सन 1504 में हिंदुकुश की बर्फीली चोटियों को पार करके वह काबुल पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। नए साम्राज्य के मिलने से उसने अपनी किस्मत के सितारे खुलते हुए देखे, और उसने एक ऐसा सपना देखा कि वह और भी राज्यों पर अपना आधिपत्य स्थापित करेगा। उसके पश्चात क्या हुआ कि उसके बाद उसने भारत की तरफ अपना रुख स्थापित किया, क्योंकि जो है समरकंद उसके पहुंच से बहुत दूर होता हुआ नज़र आ रहा था। तो उसने भारत की तरफ अपना कदम बढ़ाए और भारत में अपना आधिपत्य स्थापित करने के लिए सोचा। तो अब उसने भारत पर चढ़ाई करने की योजना बनाई। तो भारत पर इसने जो चढ़ाई की उसके बाद उसने 4 युद्ध लड़े। तो बाबर द्वारा लड़े गए हम प्रमुख युद्धों के विषय में बात कर रहे हैं। तो उसका जो प्रथम युद्ध था वो पानीपत का प्रथम युद्ध था, जो कि 21 अप्रैल सन 1526 ईस्वी में लड़ा गया था, जो कि एक बहुत भयंकर युद्ध हुआ था। बाबर को लगता था कि दिल्ली की सल्तनत पर फिर से तैमूर वंशियों का शासन होना चाहिए, क्योंकि बाबर खुद को तैमूर वंश का मानता था। एक तैमूर वंशी होने के कारण वह दिल्ली की सल्तनत पर कब्जा करना चाहता था। उसने सुल्तान इब्राहिम लोदी को अपनी इच्छा से अवगत कराया। इब्राहिम लोदी के जवाब नहीं मिलने पर उसने छोटे छोटे आक्रमण करने आरंभ कर दिए। सबसे पहले उसने कंधार पर कब्जा किया। इधर शाह इस्माइल को तुर्कों के हाथों भारी हार का सामना करना पड़ा। इस युद्ध के बाद शाह इस्माइल और बाबर दोनों ने बारूदी हथियारों की सैन्य महत्ता समझते हुए इसका उपयोग अपनी सेना में आरंभ कर दिया। इसके पश्चात उसने इब्राहिम लोदी पर आक्रमण किया। पानीपत में लड़ी गई इस लड़ाई को पानीपत का प्रथम युद्ध के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, यह युद्ध बाबरनामा के अनुसार 21 अप्रैल 1526 को लड़ा गया था। यानी बाबरनामा जो ग्रंथ है, जो बाबर की आत्मकथा है, उसमें बाबर ने इसका जिक्र किया है। ये उसके अनुसार यह 21 अप्रैल 1526 को लड़ा गया था। इसमें बाबर की सेना इब्राहिम लोदी की सेना के सामने बहुत छोटी थी, पर सेना में संगठन के अभाव में इब्राहिम लोदी यह युद्ध बाबर के हाथों हार गया। इसके बाद क्या हुआ, दिल्ली की सत्ता पर बाबर का अधिकार हो गया और मुगल वंश की नींव पड़ गई। ठीक है दोस्तों, अब अगला जो युद्ध लड़ा था उसने खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध कब हुआ था? 17 मार्च सन 1527 ईस्वी में। 17 मार्च सन 1527 में मेवाड़ के शासक राणा सांगा और बाबर के मध्य युद्ध हुआ। इस युद्ध में राणा सांगा का खास तौर पर मुस्लिम यदुवंशी राजपूत उस वक्त के मेवाड़ के शासक खानजादा राजा हसन खान मेवाती और इब्राहिम लोदी के भाई महमूद लोदी ने दिया था। मतलब क्या हुआ कि इसमें बाबर ने जो है, जो राणा सांगा के कुछ करीबी थे, उनको कुछ ना कुछ प्रलोभन देके अपनी साइड कर लिया, और जिसके कारण इब्राहिम लोदी को राणा सांगा को युद्ध में भारी क्षति हुई। जिसके विषय में आगे हम पढ़ रहे हैं कि बाबर ने युद्ध के दौरान अपने सैनिकों के उत्साह को बढ़ाने के लिए शराब पीने और बेचने पर प्रतिबंध की घोषणा कर शराब के सही पात्रों को तुड़वाकर शराब न पीने की कसम ली। उसने मुस्लिमों में तमगा न लेने की घोषणा की। यानी ये एक प्रकार का कर होता था। तमगा एक प्रकार का व्यापारिक कर था जो कि राज्यों से वसूल किया जाता था। तो उसने यह कर समाप्ति की घोषणा की। इसके कारण क्या हुआ कि मुसलमान जो थे वह बाबर के पक्ष में हो गए, और यह एक बाबर की एक प्रकार की चाल थी। बाबर 2 लाख मुगल सैनिकों को लेकर सांगा से युद्ध करने के लिए उतरा और सांगा की सेना के लोधी सेनापति को प्रलोभन भी दिया, जिससे वह राणा सांगा को धोखा देकर सेना सहित बाबर में जा मिला। और बाबर और सांगा की पहली मुठभेड़ ब्याना में हुई और दूसरी खानवा नामक स्थान पर हुई। इस तरह खानवा के युद्ध में पानीपत युद्ध की रणनीति का उपयोग करते हुए बाबर ने राणा सांगा के विरुद्ध एक सफल युद्ध नीति का निर्वाह किया, और इसमें राणा सांगा की हार हुई और बाबर की विजय हुई।
यहीं से बाबर ने भारत में रहने का निश्चय किया और युद्ध में प्रथम बार धर्म युद्ध का नारा दिया। यानी बाबर ने जो है इसको धर्म युद्ध का नारा दे दिया। धर्म युद्ध अर्थात सभी मुसलमानों को उसने इकट्ठा करने की बात कही और उसने जो तमगा कर जो था वो समाप्त कर दिया था, जिसके पश्चात ये हुआ था कि जो मुस्लिम संप्रदाय के लोग थे उनको लगने लगा कि भाई ये हमारे लिए बहुत अच्छा है, और जो भी राणा संगा के साथ थे मुस्लिम शासक, उन्होंने बाबर का ही साथ दिया। अगला जो है वो चंदेरी का युद्ध, जो कि 29 जनवरी सन 1528 ईस्वी को लड़ा गया था। चंदेरी का युद्ध जो हुआ था, मेवाड़ विजय के पश्चात बाबर ने अपने सैनिक अधिकारियों को पूर्व में विद्रोहियों का दमन करने के लिए भेजा, क्योंकि पूर्व में बंगाल के शासक नुसरत शाह ने अफ़गानों का स्वागत किया था और समर्थन भी प्रदान किया था। इससे उत्साहित होकर अफ़गानों ने अनेक स्थानों पर मुग़ल के सैनिक क्षेत्र से बाहर निकाल दिए। बाबर को भरोसा था कि उसका अधिकारी अफ़गान विद्रोहियों का दमन करेंगे, अतः उसने चंदेरी पर आक्रमण करने का निश्चय कर लिया। चंदेरी का जो राजपूत शासक मेदिनी राय था, वो खानवा के युद्ध में राणा सांगा की ओर से लड़ा था। अब चंदेरी ने राजपूत सत्ता का पुनर्गठन हो रहा था। चंदेरी का आक्रमण करने के निश्चय से ज्ञात होता है कि बाबर की दृष्टि में राजपूत संगठन अफ़गानों की अपेक्षा अधिक गंभीर था। वह अफ़गानों को ज़्यादा महत्व नहीं देता था, वह राजपूतों को ज़्यादा महत्व देता था, तो उसको राजपूतों से खतरा भी था, इसलिए वह राजपूतों की तरफ ज़्यादा ध्यान देता था। अतः वह राजपूत शक्ति को नष्ट करना अधिक आवश्यक समझता था। चंदेरी का अपना एक व्यापारिक तथा सैनिक महत्व भी था। वह मालवा तथा राजपुताने में प्रवेश करने के लिए उपयुक्त स्थान था। बाबर ने सेना चंदेरी पर आक्रमण करने के लिए भेजी। उसने राजपूतों से जो कि बाबर ने सेना भेजी थी, उसे राजपूतों ने पराजित कर दिया। इससे बाबर ने स्वयं चंदेरी जाने का निश्चय किया, क्योंकि यह संभव है कि चंदेरी राजपूत शक्ति का केंद्र बन जाए। उसने चंदेरी के विरुद्ध लड़ने के लिए 21 जनवरी सन 1528 की तारीख को घोषित किया कि हम इसमें युद्ध लड़ेंगे, और चंदेरी की मुस्लिम जनता को जो बड़ी संख्या में समर्थन प्राप्त होने की आशा थी और जिहाद के द्वारा राजपूतों तथा इन मुस्लिम का सहयोग रोका जा सकता था, उसने मेदिनी राय के पास संदेश भेजा कि वह शांतिपूर्ण रूप से चंदेरी का समर्पण कर दे तो उसे समसमाबाद की जागीर दे दी जाएगी। मेदिनी राय ने प्रस्ताव जो था वो अस्वीकार कर दिया और राजपूतों ने भयंकर युद्ध किया और राजपूती वीरांगनाओं ने जोहर किया, लेकिन बाबर के अनुसार उसने तो खाने की मदद से एक ही घंटे में चंदेरी पर अधिकार जो है स्थापित कर लिया और चंदेरी का राज्य मालवा सुल्तान के वंशज अहमद शाह को दे दिया। तो इस प्रकार क्या हुआ कि बाबर ने चंदेरी में भी अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया और वहाँ के जो शासक थे मेदिनी राय, उनको परास्त कर दिया। तो इस प्रकार बाबर का जो है राज्य का विस्तार बढ़ने लगा। अब बात आती है घाघरा के युद्ध की, जो कि 6 मई सन 1529 ईस्वी में लड़ा गया। महमूद लोदी जो था वो बिहार पहुंच गया। उसके नेतृत्व में 1 लाख सैनिक एकत्रित हो गए और उसके बाद अफ़गानों ने पूर्वी क्षेत्र पर आक्रमण कर दिया। मोहम्मद लोदी चुनार तक आया। चुनार एक जगह का नाम था, वहाँ तक आया। ऐसी स्थिति में बाबर ने उससे युद्ध करने के बाद जनवरी 1529 ईस्वी में आगरा से प्रस्थान किया। अनेक अफ़गान सरदार जो थे, क्योंकि ये युद्ध जो था वो मेन अफ़गानों के खिलाफ था, तो बहुत से अफ़गान सरदार जो थे उन्होंने बाबर की अधीनता स्वीकार कर ली। लेकिन मुख्य अफ़गान सेना का जो सरदार था, जिसे बंगाल के शासक नुसरत शाह का समर्थन प्राप्त था, जो गंडक नदी के पूर्वी तट पर थी, बाबर ने गंगा नदी पार करके घाघरा के पास अफ़गानों के घमासान युद्ध के लिए उन्हें पराजित किया
उनके साथ युद्ध करके, और बाबर ने नुसरत शाह से संधि की, जिसके अनुसार नुसरत शाह ने अफ़गान विद्रोहियों को शरण न देने का वचन दिया। तो इस प्रकार बाबर ने घाघरा का युद्ध भी जीत लिया और अफ़गानों को हराया, और साथ ही साथ नुसरत शाह जो कि बंगाल के शासक थे उनसे संधि भी कर ली। तो इस प्रकार बाबर जो था एक महान शासक के रूप में विख्यात हुआ, और उन्होंने अपनी जो साम्राज्य है वो बहुत दूरी तक फैला ली थी, और अनेक क्षेत्र उन्होंने भयंकर भयंकर युद्ध जीते। उसके पश्चात क्या हुआ, अब बाबर का अंतिम समय आ गया, और अंतिम दिनों में बाबर क्या है कि 48 वर्ष की उम्र में 26 दिसंबर सन 1530 ईस्वी को आगरा में बाबर की मृत्यु हो गई। 26 दिसंबर 1930 ईस्वी को। प्रारंभ में था बाबर का शव आगरा के आराम बाग में दफनाया गया, बाद में उसे काबुल में उसके चुने हुए स्थान पर दफनाया गया था। बाबर की मातृभाषा जो थी वो तुर्की थी, लेकिन वह अरबी और फारसी भाषा का अच्छा ज्ञाता था। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा लिखी थी, जो तुर्की में रचना की थी, जिसके अनुवाद बाद में फारसी भाषा में अब्दुल रहीम खान खाना ने किया था। अपनी आत्मकथा में बाबर ने औपचारिक बागों की योजनाओं और उनके बनाने में अपनी रुचि का वर्णन किया। अक्सर यह बाग दीवार से घिरे होते थे तथा कृत्रिम नहरों द्वारा 4 भागों में विभाजित आयताकार अहाते में स्थित थे। बाबर को मुबैयान नामक पदशैली का भी जन्मदाता माना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी तक हमने बाबर के जीवन से संबंधित लगभग सभी घटनाओं का निरीक्षण किया और सभी घटनाओं को विस्तार से पढ़ा। आप इस वीडियो को अगर आपके समझ में नहीं आता तो आप उसको दोबारा एक बार सुनिए, दोबारा में आपको इस प्रकार की घटनाएं ज़रूर समझ में आ जाएंगी। और इसके बाद मैं आपके लिए हुमायूं को जीवन से संबंधित इसी प्रकार के जो महत्वपूर्ण पहलू थे उसके विषय में वीडियो लेके आऊँगा, और इस प्रकार हम इस पूरे मुग़ल वंश के सभी जो शासक थे उसके विषय में वीडियोज़ के माध्यम से आपको जानकारी उपलब्ध कराएंगे। और लास्ट में एक कलेक्टिव MCQ सीरीज़ होगी जिसमें सभी शासक के विषय में क्वेश्चंस होंगे, और उसमें आप अपनी तैयारियों के विषय में निरीक्षण करेंगे कि आप किस हद तक मुग़ल वंश के विषय में जानते हैं और कितनी आपने जानकारी एकत्रित कर ली है। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ अधिक से अधिक संख्या में शेयर करें दोस्तों। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ।